अस्सलामुअलैकुम। मेरे वीडियोज़ को अगर आप पूरा सुनते होंगे या मेरे आर्टिकल्स को आप पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे कि मैं अक्सर अपनी कौमी और मिली तंज़ीमों पर क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ या अपने नेताओं के ख़िलाफ़ मुखर होकर बोलता रहता हूँ। मैं नेता इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि आज़ादी के बाद से मुस्लिम समाज ने सिर्फ़ डीलर्स पैदा किए हैं, लीडर्स पैदा नहीं किए, नहीं तो इतने बुरे हालात यकीनन नहीं होते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी इस राय से आप इत्तेफ़ाक रखें ही, आपकी अपनी राय हो सकती है, बट ये मेरी निजी राय है कि इस मुल्क में मुस्लिम समाज ने सिर्फ डीलर्स पैदा किए और जो हमारी ये कौमी और मिली तंजीमें हैं, उन्होंने ज़मीनी कोशिश नहीं की। अपनी चौतराहट के लिए, अपनी ठेकेदारी के लिए, एक तो चंदे के निज़ाम को उन्होंने खड़ा किया और आज भी वो ऐसा ही काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में कुछ असरात आपको नहीं दिखते होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं चंद मिसालें आज आपसे पेश कर रहा हूँ, इतिहास की 2 जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको इंशाअल्लाह एहसास हो जाएगा कि ये कौम कैसे कोरमा और बिरयानी खा के सोई रहती है। इसको बस कंफर्ट ज़ोन चाहिए। आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो कभी वक्त निकाल करके शाहीन बाग का 40 फुटा घुमाएँ आप, जामा मस्जिद घुमाएँ, बटला हाउस की रौनकें आप दिखाएँ, तो आपको दिख जाएगा कि इस कौम के चेहरे पे तो ज़रा सा भी सिकन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। कैसे वो कबाब पे और कोरमे निहारी पे वो टूटते हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा। मैं जिस इतिहास की बात कर रहा हूँ, वो नफ़रती एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और सदियों से कर रहे हैं, 100 साल से पहले से वो काम करते आ रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक मिसाल नहीं बता सकते हैं कि उसके काउंटर नैरेटिव के तौर पे हमारी कौमी मिली तंजीमों ने ज़मीनों पे कुछ काम किया हो, वीडियोज़ ही बना करके लगातार। अगर वीडियोज़ की हम बात करेंगे तो राम पुनियानी जी को आप शाबाशी देंगे। आप जो है सो सैकड़ों यूट्यूबर्स हैं जो संघ के जो नफ़रत फैलाई हुई चीज़ें हैं, जो मसाले हैं, उसके ख़िलाफ़ वो फैक्ट फ़ाइल के तौर पे आके बताते रहते हैं, उनको श्रेय देना होगा। लेकिन हमारी कौम कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे सोई हुई है कंफर्ट ज़ोन में, वो तो आपको दिखता होगा। इसीलिए मैं अपने लेखन में, अपने वीडियोज़ में हमेशा क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें काम करना चाहिए, कोई काउंटर नैरेटिव लेके आना चाहिए। क्यों लेके आना चाहिए? देखिए, अभी वंदे मातरम को लेकर के इतना बवाल पैदा फिर से हुआ, लोकसभा राज्यसभा में देर रात तक बहसें हुईं। लेकिन इस गीत को लिखा किसने है, इस गाने को? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। क्या आपको मालूम है कि आनंद मठ को 1882 में लिखा गया और ये पूरी तरह से एक उपन्यास है? देश के जितने भी इतिहासकार हैं, उन सभी लोगों ने कहा कि ये एक उपन्यास है, ये फ़िक्शन है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं, मतलब सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये सारे इतिहासकारों ने कहा है। दरअसल उसमें क्या पोर्ट्रे किया है लेखक ने? लेखक ने 1760 के बाद जो बंगाल में त्रासदी आया, अकाल आया, जिसमें करोड़ों क्लेम हैं इतिहासकारों का, कोई 30 लाख 20 लाख, कोई करोड़ों का क्लेम करते हैं कि भूखमरी से लोग मारे गए, अकाल आया वहाँ। इसके लिए उन्होंने ज़िम्मेदार नवाबों को ठहराया, उनकी नीतियों को ठहराया, जबकि जिस काल का वो वर्णन कर रहे हैं, उस काल में तो अंग्रेज़ों का शासन था। प्लासी के युद्ध के बाद से ही नवाबों का शासन, जो उसका जो वर्चस्व था, जो गवर्नेंस था, वो सब ख़त्म हो चुका था। ये तो अंग्रेज़ों के काल में हुआ। अंग्रेज़ों ने कितने जुल्म किए उस एरा में, उसको आप पढ़िएगा तब आप जानिएगा। डबल टैक्स लगाया उन्होंने किसानों पे। अकाल होने के बावजूद भी उन्होंने अनाज नहीं दिए, अनाज को अपने देश भेज दिया, जिसकी वजह से भूखमरी से करोड़ों लोग मर गए। लेकिन विलेन किसको बनाया गया उपन्यास में? मुस्लिम नवाबों को। किस वजह से? नफ़रती एजेंडे के तहत, ताकि जब कोई पढ़ेगा तो उसके अंदर मुसलमान को लेकर के एक नफ़रत पैदा होगा, एक गुस्सा पैदा होगा। और गुस्से के नतीजे में क्या हो रहा है इस देश में? आप रोज़ाना सुनते हैं, देखते हैं कि किसी की लिंचिंग हो जाती है, किसी ठेले वाले को कोई कहीं पे भी पीट देता है। ये सब उसी उपन्यास की देन है सर। ये जो गुस्सा है वो एक दिन में जमा नहीं हुआ है। झूठ को फैलाया गया है, झूठी बातें लिखी जा रही हैं। अगर आपको वक्त हो, मेरी बात पे यकीन ना हो, तो आपके घर में अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहा है, तो NCERT की इतिहास की किताब को अब आप निकाल के पढ़ लीजिएगा।
अब इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, झूठी झूठी बातें लिखी जा रही हैं, झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। मुग़ल शासकों को ये बताया जा रहा है कि इनकी जो नीतियाँ थी जजिया कर, वो इसलिए लगाया कि हिंदू डर से टैक्स न दे करके इस्लाम धर्म कबूल कर ले, जबकि ये सरासर झूठ है। जबकि उसी किताब में एक भी हिंदू शासक को या आक्रांता को नहीं बताया गया है, नहीं दिखलाया गया है, उसका ज़रा सा भी चित्रण नहीं किया गया है कि उन्होंने कैसे जुल्म किया, कैसे गाँव को लूटा है। जिस आनंद मठ में मुस्लिम नवाबों को एज ए विलन पेश किया गया, उसकी सच्चाई क्या है? मुर्शिद कुली खान, जिसके नाम पे मुर्शिदाबाद है, 1741 से 1751 का इतिहास पढ़ लीजिएगा। जिस इतिहास को सभी लोगों को घर घर पहुंचाना चाहिए था, हमने कोई काम नहीं किया है। उस इतिहास को आज सुन लीजिए, ताकि आप कहीं ऑफिस में बैठे हों, किसी आप कैफ़े में बैठे हों, कॉलेज में बैठे हों, तो आप बता सकें लोगों को। नागपुर का जो एक भोंसले मराठा था, जिसको बर्गी सेना कहा है, जो कि बंगाल के लोकगीत में अक्सर ये गाया जाता है कि बर्गी सेना आया और हमको लूटा, जो अत्याचार का वर्णन किया जाता है, वहाँ के एक लोकगीत से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है ये वाक़या। कि उसमें बर्गी सेना करती क्या थी, बर्गी सेना कौन थी, भोंसले मराठा कौन थे? हिंदू थे, हिंदू आक्रांता थे। कोई वो एक सेना स्थापित टुकड़ी नहीं थी, वो एक लुटेरों का एक गैंग था। वो रात के अंधेरों में आते थे और उस गांव को लूटते थे जो गांव संपन्न हुआ करता था, सुखी गांव हुआ था, शांत गांव हुआ करता था। और उस वक्त 1740 से 50 का जो एरा था, उसमें इस देश का जो सबसे अमीर सूबा था, राज था, वो बंगाल था, जिसकी राजधानी तब मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। उड़ीसा, बंगाल और बिहार की जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जिस पर मुर्शिद कुली खान का शासन था। ये हमला क्यों करते थे भोंसले मराठा? कर की डिमांड करते थे, रैंसम मतलब रंगदारी मांगते थे कि अपनी कमाई का 1/4 दो, जिसको चौथ कहा जाता था। अगर देते तो हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, नहीं देते हो तो हम तुम पे हमला करेंगे। तो हमला करते कैसे थे? वो इतिहासकारों ने लिखा है कि कैसे वो जुल्म करते थे। जब बच्चे सो जाते थे, महिलाएं सो जाती थी, तो रात के अंधेरे में वो हमला करते थे। रास्ते में जो आता था उसको तलवारों से काट देते थे। औरतें, लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। गांव का गांव जला देते थे वो। लेकिन चाहते मुर्शिद कुली खान, जिसको एज ए विलेन उपन्यास में दिखलाया, तो वो उससे हाथ मिला लेते। अगर वो हिंदू विरोधी होते तो हाथ मिला लेते, लेकिन नहीं। इतिहासकारों ने लिखा कि वो लगातार लड़ाई लड़ी उनसे, खूब लड़ाई लड़ी उन्होंने, खूब रोकने की कोशिश किया। यहाँ तक कि गांव में उन्होंने मलेशिया का स्थापना किया। मलेशिया कहते हैं कि गांव के लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। जैसे चौकीदार मान लीजिए, उसको हथियार की ट्रेनिंग दी, उनको हथियार दिए गांव की रक्षा के लिए। जगह जगह उन्होंने रात में पहरेदारी के लिए लगाया। उन्होंने अपने रास्तों की हिफाजत करवाई। उन्होंने मतलब चारों तरफ से घेराबंदी कराई मलेशिया से मुर्शिद कुली खान ने। यानी पहले लड़ाई लड़ी, फिर रणनीतियाँ भी बनाई कि कैसे गांव को बचाया जाए, जो हमारे के गांव हैं, सारे गांवों को, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को। जब उन्होंने देखा कि लड़ाई अब इसका इलाज नहीं है, कितना लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई में होता क्या था, नुकसान होता था उनका। अब देखा कि जब हमारी जनता ही नहीं बचेगी तो हम शासन किस पे करेंगे। तो वो झुके और उन्होंने समझौता किया चौथ के लिए। तब वो तैयार हुए, सीधे नहीं तैयार हुए वो। बताइए कि एक हिंदू आक्रांता जो गांव का गांव जला देते थे, बच्चे महिलाओं पे रहम नहीं करते थे, उसके बारे में एनसीईआरटी की किताब में कहीं जिक्र नहीं है। किसी उपन्यासकार ने, किसी लेखक ने वर्णन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ताकि इस देश में हिंदू भाइयों के जहन में झूठी कहानियों से एक नफ़रत पैदा हो, एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो जाए, जिसके नतीजे में आप क्या देखते हैं कि जगह जगह आप जुल्म देखते हैं मुसलमानों पर। ये समझना होगा। अब तो देश के तमाम लोगों को एक बात समझनी होगी कि अगर मेरा या आपका बच्चा गलत इतिहास पढ़ेगा तो उसके जहन में एक निगेटिव नैरेटिव तैयार होगा। क्योंकि बच्चा तो एक फरिश्ते के मानिंद होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वो खाली है उसका दिमाग, उसमें आप जो भरेंगे उसी का रिज़ल्ट आप देखेंगे। आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे, इंजीनियर बनाना चाहेंगे, अफसर बनाना चाहेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर नफ़रत वाला नैरेटिव, गलत इतिहास पढ़ने की वजह से पैदा होगा, डेवलप कर जाएगा, घर कर जाएगा, तो सोचिए वो अफसर बन के भी राह चलते किसी दाढ़ी टोपी वाले को गोली मारेगा। वो एक डॉक्टर बन के वो किसी मुस्लिम मरीज़ पे वो जुल्म करेगा, मतलब वो अपराधी बनेगा।
इसलिए इस देश में बहुत ज़रूरी है कि जिस पे ज़ुल्म हो रहा है वो आगे आकर के इस पे काम करे, और जो दानिशमंद हिंदू भाई हैं, जो समझदार हैं, जो काम कर भी रहे हैं, जैसे राम पुनियानी जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, आगे आकर के आपको इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है सर, मैं क्यों अपनी कौमी मिली तंजीमों के ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि काम हमें करना क्या चाहिए, हम काम कर क्या रहे हैं। इतने सारे मसाले फ़िक्शन तैयार हैं जिसको इलेक्शन के ज़माने में, इलेक्शन के दिनों में व्हाट्सएप पे उसके पेजेस को फॉरवर्ड किया जाता है। 2024 के इलेक्शन में किसी भी बंगाली भाई का मोबाइल आप चेक कर लीजिएगा, हिंदू बंगाली भाई का, वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि उनके मोबाइल में आनंद मठ जैसी कहानियों वाले पेजेस उन पे भेजे जाते थे, जिसमें ये लिखा होता था बंगाली में कि देखो तुम्हारी माँ बहनों के साथ मुस्लिम नवाबों ने कैसे जुल्म किया है। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। एक तरफ नफ़रती एजेंडा वाले हैं जो अपना काम कर रहे हैं 100 साल से, एक तरफ हमारी तंजीमें हैं क्या कर रही हैं आपको बखूबी मालूम है। इसलिए मैं ख़िलाफ़ बोलता रहता हूँ। काश कि हमारी तंजीमें, हमारे कौम के जो दानिशमंद हैं, स्कॉलर्स हैं, जितने हमारे बड़े बड़े मौलाना हैं, उनके अंदर अल्लाह ये फ़िक्र देता कि वो इस चीज़ की स्टडी करते, देखते कि किस तरह के मसाले तैयार हैं, किस तरह से भेजे जा रहे हैं, किस तरह से नफ़रती एजेंडे के तहत लोगों की माइंड की रिंगिंग की जा रही है, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। तो उसके ख़िलाफ़ आप कुछ रेमेडी लेके आते हैं, आप कुछ काउंटर नैरेटिव लेके आते हैं। मैं अपने वीडियो के ज़रिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, उठिए, जागिए और इसके ख़िलाफ़ काम कीजिए। वीडियोज़ के ज़रिए हो सके तो कीजिए, लिटरेचर के ज़रिए हो सके तो कीजिए, ज़मीन पे उतर के कीजिए, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।